नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक फिर से नई क्लास में। आज जो अमित सर की क्लास होगी वो होगी एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस पर। आसान शब्दों में इसको समझें तो पीलिया पीलिया एक बीमारी जिससे हर कोई परिचित है। हर इंसान के आसपास या परिवार में कभी ना कभी किसी को पीलिया जरूर हो चुका हुआ होगा या लोग जानते होंगे। क्या होती है बीमारी, क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या इसमें हमें जांच कराना चाहिए, कब समझना चाहिए कि यह बीमारी खतरनाक स्टेज पे है और किन किन कारणों से हो सकता है और हमें इसमें क्या उपाय और उपचार करना चाहिए। इन सारे सवालों का जवाब हम आज की इस क्लास में पाएंगे। तो क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यदि आपके कोई सवाल, डाउट या सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। Definition: inflammation of liver less than 6 month। 6 मंथ से कम का होगा तो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस होगा। मोर देन 6 मंथ हो जाएगा तो क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस हो जाएगा। कॉजेस क्या क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज होता है एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस का हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई। इसके अलावा 10 से 15% कॉजेज होता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस इसके अलावा एल्कोहलिक एक्यूट एल्कोहलिक हेपेटाइटिस होगा और फिर अदर कॉजेज हो जाएंगे। अदर कॉजेज में ऑटो इम्यून हो जाएंगे, नॉन स्पेसिफिक कॉजेज और हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी बहुत रेयर कॉज होता है एक्यूट हेपेटाइटिस का। तो अगर एक्यूट हेपेटाइटिस होता है, इसके अलावा अदर वायरस होते हैं, स्टेन बार वायरस, साइटोमेगालो वायरस, जितने भी वायरस हैं जैसे नॉर्मल इन्फेक्शन है वो ये एक्यूट हेपेटाइटिस करा सकते हैं। तो बैक्टीरियल का कोई रोल नहीं है? बैक्टीरियल नहीं होता, वायरल ही होता है कॉमन कॉज हेपेटाइटिस का। मोस्ट कॉमन होता है 70 to 80% तक एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस ए और ई से ही होता है। रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है इसका? फीको ओरल रूट। फीको ओरल रूट रहता है। इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन होता है। 10 से 12 दिन होता है। और हेपेटाइटिस डेवलप होने के फैला का पता यूजली किस में होता है? फीको ओरल रूट है तो ऑब्वियस सी बात है चिल्ड्रंस में बहुत कॉमनली होगा, क्योंकि वो चिल्ड्रंस रहते ही इधर उधर खेलते रहते हैं तो कुछ भी मुंह में ले लिया, उससे कहाँ हो गया। एक बार जो है जॉन्डिस पेशेंट को डेवलप होता है। जॉन्डिस डेवलप होने के ऑलमोस्ट 10 दिन पहले और 10 दिन बाद तक फीसिस में हेपेटाइटिस रहता है वायरस, तो 10 दिन पहले और 10 दिन बाद तक फैला सकता है वो। हेपेटाइटिस बी का जो है 10 से 12%, 10 से 15% है चांसेस एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस में। रूट है पेरेंट्रल, ब्लड के थ्रू जाता है, ये सिर्फ ब्लड से ही फैल सकता है। एल्कोहलिक तो पता ही है, एल्कोहल पीने से होगा। उसके अलावा अदर वायरल हेपेटाइटिस, बैक्टीरियल कॉज नहीं है इसमें, ऑटो इम्यून कॉज हो सकता है, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो सकता है। ठीक, तो कॉजेस इतने ही हैं इसके। क्लिनिकल फीचर, पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? मोस्ट कॉमन फीचर होता है नोजिया एंड डिक्रीज एपेटाइट। इसके अलावा दूसरा वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, माइल्ड फीवर,
जॉन्डिस, आंखें पीली होने लगती है, आंखें पीली होने लगती है, पेशाब पीली आ रही है। और क्या सिम्टम्स आते हैं एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस के? 99% तक तो यही आते हैं। कॉन्स्टिपेशन से ही आ सकते हैं। लूज मोशन से बहुत रेयरली प्रेजेंट होता है, ज्यादातर पेशेंट कॉन्स्टिपेशन से प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन यही है, नोजिया, वॉमिटिंग है, डिक्रीज एपेटाइट है, एब्डोमिनल पेन, माइल्ड फीवर, जॉन्डिस, ऑलमोस्ट ये सब सिम्टम्स मिल जाते हैं। पेशेंट 70% पेशेंट ये पूरे के पूरे सिम्टम्स लेके आता है। हालांकि बहुत नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स है, कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है इसमें। कोलाइटिस का पेशेंट होगा तो भी यही सिम्टम्स प्रेजेंट करके आएगा, तो आप बस ये नहीं आएगा उसमें, जॉन्डिस नहीं आएगा, वॉमिटिंग इतनी ज्यादा नहीं होगी। हालांकि नॉन स्पेसिफिक सिम्टम में सिम्टम के हिसाब से आप नहीं डिफरेंशिएट कर सकते हो। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में क्या मिलेगा? जनरल एग्जामिनेशन क्या है? जनरल एग्जामिनेशन में आपको क्या दिख गया? इक्टेरस, और क्या मिलेगा एग्जामिनेशन में? हेपेटोमेगेली मिलेगी, राइट हाइपोकोंड्रियल टेंडरनेस मिल सकती है हेपेटोमेगेली के साथ। और कुछ मिलेगा एग्जामिनेशन में? अगर क्रोनिक एल्कोहलिक हिस्ट्री है, क्रोनिक एल्कोहलिक होगा तो उसको क्रोनिक एल्कोहलिक के साइन मिल सकते हैं। बाकी तो ऐसे एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस में पर्सिस्टेंट इतने साइन मिल सकते हैं। मेन आता है कि इसको करना क्या है, कोर्स क्या है इसका? पहले कोर्स देख लेते हैं फिर इन्वेस्टिगेशन करें। कोर्स इसका रहता है, जितने भी वायरल हेपेटाइटिस है 90% सेल्फ लिमिटिंग इलनेस होती है। 10% केसेस ही ऐसे होते हैं जो कि आगे प्रोग्रेस करते हैं, फुलमिनेट या फिर कॉम्प्लिकेशंस में जाते हैं। 90% सेल्फ लिमिटिंग है। अब सेल्फ लिमिटिंग में 90% तो है ओवरऑल है, और अपन वायरस के हिसाब से डिवाइड किया जाए तो हेपेटाइटिस ए और ई ये 95% तक सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, लेस देन 1% इसमें मॉर्टलिटी होती है। हेपेटाइटिस बी जो है, बी की मॉर्टलिटी सबसे ज्यादा रहती है अगर सीवियर है, 5% मॉर्टलिटी है इसमें हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस बी में। मोस्ट कॉमन यही रहता है, तो इसके लिए पता होना चाहिए कि 95% तक तो ये सेल्फ लिमिटिंग होगी। मतलब सेल्फ लिमिटिंग का मतलब है कि आप कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं दोगे तो भी वो अपने आप ही ठीक होगा। इसका एक कोर्स ही है, जैसा मैंने बताया था पहले। इनिशियली ये वायरेनिया वाला फेज होगा, इन्फेक्शन बढ़ेगा, इन्फेक्शन बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे कम होते आएगा। ओवरऑल जो ड्यूरेशन होता है 1 to 2 मंथ होता है इसका पूरा ठीक होने के। शुरुआत के 10 दिन मान लिया जाए, 10 दिन तक ये इन्फेक्टिविटी बढ़ती है, 10 दिन के बाद धीरे धीरे कम होती है, और कम धीमे धीमे होता है। एक बार कम होना चालू हो गया है तो फिर उसके जो बढ़ने के चांस है वो बहुत कम है, रेयर होते हैं। ये एक बार कम होने के चांस बढ़ कब सकता है? जब कहीं ना कहीं से बिलियरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए या फिर कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए, तब है। लेकिन 99% तक तो एक बार कम होना चालू हुआ है तो वो कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं। ये नेचुरल कोर्स है, नेचुरल इस कोर्स को कोई अल्टर नहीं कर सकता। कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं आई है जो नेचुरल कोर्स को अल्टर कर सकती है। तो अगर किसी पेशेंट, वो डिपेंड करता है जो वायरस अपने अंदर घुसा है उसका इन्फेक्टिविटी कितनी है। इस कोर्स को कोई भी मेडिसिन ऐसी बनी नहीं है कि जो इस कोर्स को अल्टर कर दे। मतलब पेशेंट का अगर बिलोबिन बढ़ना है तो मतलब बढ़ेगा ही, वो एसजीओटी एसजीपीटी जितना बढ़ रहा है वो बढ़ेगा ही, अपन उसको कुछ नहीं कर सकते। तो पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि आप कहीं पे भी दिखा दो, कोई सी भी मेडिसिन दिखा दो, कोई सी भी डॉक्टर को दिखा दो, वो अगर बढ़ना है तो वो बढ़ेगा ही, एक ड्यूरेशन के बाद ही कम होगा। अपन कर क्या सकते हैं, अपन उसके बढ़ने का जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रहे हैं उनको कम कर सकते हैं, और उसके अपने आप में कुछ नहीं है इसका। क्योंकि ये ज्यादातर पेशेंट यही एक्सप्लेन करते हैं कि हमने वहां दिखाया था, दवाई खाई, दवाई खाने से और बढ़ गया, है ना। तो सबसे पहला काम यही कि पेशेंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस की पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, और बोलना पड़ेगा पहले से कि आप अभी आ रहे हो, 3 दिन बाद हम रिपीट कराएंगे टेस्ट, 3 दिन बाद रिपीट कराएंगे तो ज्यादा चांस है कि वो बढ़ के ही आएगा, है ना। तो एक कोर्स हो गया। अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन, क्या क्या कराएंगे अपन। इन्वेस्टिगेशन सिंपल ही से हैं, सीरम बिलिरुबिन और एसजीपीटी, 2 टेस्ट से अपन क्लियर कर सकते हैं कि उसको
कितना स्टेटस है वायरल हेपेटाइटिस का, कितना डैमेज है लिवर में। सीरम बिलिरुबिन जो होता है टोटल, कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड, इनका जो रेशो है ना अनकॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड का, ये मेंटेन रहता है इसमें एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस में। ये सबसे खास बात रहती है। नॉर्मली रेशो क्या है, नॉर्मली अपन मानते हैं कि 70% तक कॉन्जुगेटेड होगा, 30% तक अनकॉन्जुगेटेड होगा। तो अगर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है तो उसमें क्या होता है 90 और 10 हो जाता है रेशो, और अगर जो वो होता है हेमोलिटिक जॉन्डिस होता है उसमें उल्टा हो जाता है, 10 और 90 हो जाता है ना। तो ये रेशो जो है एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस में मेंटेन रहता है। इसी से अपन क्लियर कर सकते हैं कि उसको जो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस हुआ है वो मतलब और कोई कारण से तो नहीं है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस से कारण तो नहीं है, या फिर हेमोलिटिक जॉन्डिस से कारण नहीं है। तो सिर्फ आप टोटल बिलिरुबिन देख के नहीं बता सकते कि उसको एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस हुआ है? सीबीसी नहीं, मतलब टोटल बिलिरुबिन देख के भी आप बता सकते हैं। टोटल बिलिरुबिन देखो उनका जो रेशो है वो देखो कि रेशो के साथ साथ बढ़ रहा है कि नहीं। साथ में जो एसजीपीटी है, एसजीपीटी सिर्फ एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस में बढ़ेगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में भी नहीं बढ़ेगा और हेमोलिटिक जॉन्डिस में भी नहीं बढ़ेगा। तो इन दोनों अकेले सिर्फ इन दोनों टेस्ट से आप क्लियर कर सकते हो कि उसको एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है या नहीं है। अब एल्कोहलिक में सिर्फ रहता है, एल्कोहलिक में जो एसजीओटी होता है वो ज्यादा बढ़ता है इससे, और जो वायरल हेपेटाइटिस में है वो ये एसजीपीटी ज्यादा बढ़ता है एल्कोहलिक से। तो अगर आप ये तीनों टेस्ट करा लो तो उसकी ये भी क्लियर हो जाएगा कि जो हेपेटाइटिस है वो एल्कोहलिक है कि वायरल हेपेटाइटिस है। इन्वेस्टिगेशन के बाद आते हैं अपन ट्रीटमेंट पे। चलो ठीक है, अपन ने पेशेंट को प्रेजेंट किया था, पेशेंट आया, प्रेजेंट से नोजिया वोमिटिंग डिक्रीज एपेटाइट से प्रेजेंट किया, एब्डोमिनल पेन से प्रेजेंट किया, और अपन ने इन्वेस्टिगेशन करा लिया, सीरम बिलिरुबिन बढ़ के आया है, उसका रेशो मेंटेन है और एसजीपीटी बढ़ा हुआ है। एसजीपीटी कितना बड़े होने से अपन टेंशन नहीं है, एसजीपीटी कम से कम 6 से ज्यादा गुना बढ़ना होना चाहिए, तब तो अपन उसको वायरल हेपेटाइटिस मानेंगे। एटलीस्ट 6 टाइम्स बड़ा होना चाहिए। 6 टाइम्स से कम बड़ा होता तो किसी भी अदर वायरल इलनेस में बढ़ सकता है, लेकिन 6 टाइम्स से ज्यादा मतलब 40 है तो 240 से ज्यादा होना चाहिए। बाकी डेंगू हो गया है, डेंगू मलेरिया सब में बढ़ जाता है, थोड़ा बहुत तो ये किसी भी वायरल इन्फेक्शन में बढ़ जाता है। ये एक तरीके से अपन इन्फेक्टिविटी का मानकर ही मान लेते हैं कि वायरल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें बढ़ता है ये। तो अगर 6 टाइम से ज्यादा है तो अपन मानते हैं कि उसको एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस हुआ होगा, जो पर्टिकुलरली लिवर को डैमेज कर रहा है। क्या करते हैं हाँ, इन्वेस्टिगेशन में अब और एक और पार्ट हुआ। अब इन्वेस्टिगेशन जो है ना, इन्वेस्टिगेशन अपन कर सकते हैं एंटीबॉडी देख सकते हैं हेपेटाइटिस ए के लिए, हेपेटाइटिस ई के लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए। जो नॉर्मल प्रोटोकॉल है ना इन्वेस्टिगेशन का, जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो होता है, अगर पेशेंट को एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस हुआ है तो सबसे पहले अपन हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई करते हैं, ठीक है। ये अगर पॉजिटिव आते हैं तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दे दिया, ये अगर नेगेटिव आते हैं तो फिर अपन करते हैं हेपेटाइटिस बी। अगर ये पॉजिटिव आया तो फिर अपन ने एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट दे दिया, ये अगर नेगेटिव आता है तो फिर अपन अदर वायरल टेस्ट करते हैं, मतलब इप्स्टेन बार वायरस, साइटोमेगालोवायरस, सबके लिए एंटीबॉडी टेस्ट अवेलेबल है, सब अपन कर सकते हैं। ये यूएसए का प्रोटोकॉल है, अपने यहाँ का प्रोटोकॉल नहीं। अपने यहाँ का कायदा ये है कि जो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है सेल्फ लिमिटिंग इलनेस है, आपको कोई भी टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है इसमें। आप अगर हेपेटाइटिस ए और ई टेस्ट करा भी लोगे तो सिर्फ आपको पास ये पता चल जाएगा कि उसके कारण हुआ है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट तो सेम ही देना है, ट्रीटमेंट को अलग से देंगे। अपन सिर्फ एक टेस्ट कराते हैं हेपेटाइटिस बी। ये क्यों कराते हैं? क्योंकि ये अपन को पता है कि एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस ठीक हो जाने के बाद भी ये रिकरेंट हेपेटाइटिस कर सकता है और पेशेंट को क्रोनिक हेपेटाइटिस में कन्वर्ट कर सकता है। तो पेशेंट अगर हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आया है और एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस से प्रेजेंट किया है तो अपन को 1 महीने बाद उसको फिर से हेपेटाइटिस बी टेस्ट कराना है। फिर भी अगर पॉजिटिव आता है तो उसको 6 मंथ के बाद फिर से हेपेटाइटिस बी टेस्ट कराना है। अगर 6 मंथ के बाद भी हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आता है वो, तो फिर उसका हेपेटाइटिस बी वायरल डीएनए टाइटर कराना पड़ता है। तो फिर जो अपने क्रोनिक हेपेटाइटिस बी है, एंटीवायरल ड्रग्स है वो स्टार्ट करनी पड़ेंगी इसको। हेपेटाइटिस बी जो है ना, हेपेटाइटिस बी जो है सेल्स के अंदर 2 तरीके से डैमेज कर सकता है, या तो साइटोप्लाज्म में इंफेक्शन कर दे या तो उसकी जो न्यूक्लियस है इसके डीएनए में इफेक्ट करे। अगर न्यूक्लियस के डीएनए में उसने इफेक्ट किया है तो ये 99% क्रोनिक हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर साइटोप्लाज्म में ही इफेक्ट किया है
तो ये रिकवर कर जाएगा और सिर्फ एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस के बाद ठीक हो जाएगा। तो अगर किसी पेशेंट को अपन ने एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस का है, हेपेटाइटिस बी किया अपन ने, पॉजिटिव आया, तो उससे तुरंत घबराने की जरूरत नहीं है कि वो मतलब जिंदगी भर के लिए हेपेटाइटिस बी हो गया। अपन उसको सिर्फ ट्रीटमेंट देना है, उससे बोलना है कि 1 महीने के बाद हम फिर से हेपेटाइटिस बी टेस्ट कराएंगे। 1 महीने के बाद अगर वो निगेटिव आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर पॉजिटिव आता है तो फिर उसको पहले लिवर एंजाइम्स देख लो, लिवर एंजाइम्स स्टिल परसिस्टेंट, बड़े हुए तो नहीं है। अगर बड़े हुए हैं तो फिर उसके हिसाब से अपन ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक हो गया तो फिर उसको बोलो 6 महीने के बाद ही आना। 6 महीने के बाद फिर से टेस्ट कराएंगे, फिर भी पॉजिटिव आता है तब अपन को हेपेटाइटिस बी वायरल डीएनए टाइटर कराना है। हेपेटाइटिस बी वायरल डीएनए टाइटर का एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस में रोल नहीं है। सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी आती है जिसमें अपन ट्रीट करते हैं एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस को, वो आती है एक्यूट फल्मोनेंट हेपेटिक फेलियर। उसमें अपन एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस में भी। नहीं तो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस में किसी भी कंडीशन में एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं देते। एंटीवायरल मतलब ये टेनोफेविर, एबेगाविर, जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं जैसे अपन वो बाकी इसमें दी जाती हैं। तो एंटीवायरल ड्रग्स एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस में सिर्फ एक ही कंडीशन में दी जाती है, जब हेपेटाइटिस बी के कारण अगर एक्यूट हेपेटिक फेलियर आ रहा हो, फल्मोनेंट हेपेटिक फेलियर। ट्रीटमेंट इसका 90% तक आप ट्रीटमेंट दोगे क्या? सिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक मतलब पहला उसको अगर डिक्रीज एपेटाइट है तो उसको फ्लूइड इनटेक दोगे। अगर बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं खा पा रहा है, वॉमिटिंग कंटिन्यूसली हो रही है, दूसरा वॉमिटिंग के लिए दोगे ऑनडेन, पेंटॉप, और कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, एब्डोमेन पेन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन के लिए लैक्टुलोज दोगे, और एब्डोमेन पेन के लिए दे सकते हो आप डाइसाइक्लोमिन रोटिन जो भी हो। ये तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो गया। स्पेसिफिक डिसीज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की 90% में जरूरत है ही नहीं। मतलब 90% पे आप सिर्फ इतना ही ट्रीटमेंट दोगे वो रिकवर हो जाएगा, ज्यादा कुछ की जरूरत नहीं है। इवन एसजीओटी 1000-2000 तक पहुंच जाए, एसजीपीटी, और बिलिरुबिन 5-6 तक पहुंच जाए, यहां तक सिर्फ इतना ही ट्रीटमेंट देना है, कुछ भी इसके लिए जरूरत नहीं है। इसके अलावा अपन डिसीज स्पेसिफिक क्या देते हैं? पहला होता है अपना यूडिलिव, अर्सोडिऑक्सीकोलिक एसिड। यूडिलिव क्या करता है? यूडिलिव एक तरीके से जो अपना लिवर से जो बाइल सिक्रीट होता है, बाइल की जो फ्लो है, ये फ्लो बढ़ाता है, बढ़ा देता है कुल मिला के। जो स्टोन्स बीच बीच में बन जाते हैं, जैसे गॉल स्टोन है, गॉल स्टोन के लिए भी देते हैं अपन। स्टोन्स बीच में बढ़ जाते हैं, कोलेस्टेसिस हो जाती है, तो ये कोलेस्टोसिस को कम कर देता है। थोड़ा बहुत इसमें रोल लिवर प्रोटेक्टिव भी है, तो कुल मिला के ये फ्लो बढ़ा देता है, तो बिलिरुबिन जल्दी से अपने को इंटेस्टाइन में आके इसकी गति बढ़ाना कम, एक ही काम है इसका, और बहुत ज्यादा काम नहीं है। बाकी रिसर्च में देखा गया है कि थोड़ा बहुत लिवर प्रोटेक्टिव भी है, सिरोसिस के चांस कम कर देता है। यहाँ पे जो वायरल हेपेटाइटिस के कारण फाइब्रोसिस हो जाती है, फाइब्रोसिस भी कम कर देता है। बहुत सारे रोल है, तो यूडिलिव का एक रोल है, ठीक है। 300 मिलीग्राम बीडी या टीडीएस दे सकते हैं। और इसके अलावा क्या देते हैं अपन? इंजेक्शन लॉर्नेट है ना, एल ऑर्निथिन, एल एस्पार्टेट। क्या चीज है ये एक्चुअली एक यूरिया साइकिल होता है। यूरिया साइकिल क्या होता है? अमोनिया से अमोनिया को कन्वर्ट करना रहता है यूरिया में। अमोनिया जो है बहुत सीवियर प्रोडक्ट है। अमोनिया अगर ब्रेन में पहुंच जाता है तो हेपेटिक एंसेफेलोपैथी करा देता है। हेपेटिक एंसेफेलोपैथी मतलब एक तरीके का लिवर के कारण अगर ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं हेपेटिक एंसेफेलोपैथी। हेपेटिक एंसेफेलोपैथी का मोस्ट कॉमन कॉज होता है अमोनिया बढ़ना। तो होता क्या है, यहाँ से बिलिरुबिन जाता है, आगे बिलिरुबिन सिक्रीट होता है यहाँ इंटेस्टाइन में जाके यहाँ पे अमोनिया बनाता है। ये अमोनिया अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये अमोनिया सीधे चले जाता है ब्रेन में और हेपेटिक एंसेफेलोपैथी करा देता है। ये क्या है? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, मोस्ट फीटल कॉम्प्लिकेशन है। तो ज्यादातर डेथ होती है एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस से, वो इसी के कारण होती है, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी का। इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? अमोनिया ना बने, ये होता है, ये यूरिया साइकिल का एक एंजाइम है जो कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। तो उसको अपन दे देते तो जितना ज्यादा हो सकता है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। तो ये सिर्फ रोल इंडिकेटेड है किसमें? हेपेटिक एंसेफेलोपैथी में। अगर हमें सस्पेक्ट लग रहा है कि पेशेंट बहुत ज्यादा बिलिरुबिन रैपिडली राइज हो रहा है, रैपिडली इसको हाई ग्रेड फीवर कंटिन्यूसली बना हुआ है और हमें चांसेस है कि पेशेंट हेपेटिक एंसेफेलोपैथी में जा सकता है, तो अपन इसको इनिशियली स्टार्ट कर देते हैं। ओरल अगर ले सकता है तो ओरल, लेकिन यूजुअली इनिशियल स्टेज में पेशेंट ओरल ले नहीं पाता, इसलिए अपन इंजेक्टेबल दे देते हैं। इसका डोज सर क्या टीडीएस कर सकते हैं? टीडीएस तक दे सकते हैं, 300 मिलीग्राम 500 मिलीग्राम टीडीएस तक, 500 मिलीग्राम टीडीएस।
और दूसरा काम क्या कर सकते हैं इस अमोनिया को करने के लिए, या तो ये मोशन को अपन बढ़ा दिया जाए, पेशेंट को लूज मोशन करा दिया है। इसका अपन को जो हेपेटिक एनकेफेलोपैथी है उसका अपने डोज ही रहता है कि आपको इतना लैक्टोलोज देना है कि पेशेंट को 3 टाइम्स लूज मोशन हो जाए, मतलब पेशेंट को इंडिकेटेड ही है। इसी के लिए अपन एम्पिसिलिन भी देते हैं। एम्पिसिलिन का साइड इफेक्ट होता है लूज मोशन, तो इसके साइड इफेक्ट कराने के लिए देते हैं अपन कि साइड इफेक्ट हो जाए इसका तो लूज मोशन हो जाए उसको। ठीक, रेड फ्लैग साइन, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस का पेशेंट है, आप उसको ट्रीट कर रहे हैं, आपको कौन से साइन देखने हैं जब आपको लगता है कि पेशेंट एक्यूट हेपेटिक फेलियर में जा सकता है, या फिर उसको एक्यूट हेपेटिक फेलियर के सिम्टम्स क्या होते हैं। एक्यूट हेपेटिक फेलियर में क्या होगा, जो पेशेंट सीएलडी के साइन हो ना, सीएलडी के साइन क्या होते हैं, पेशेंट को असाइटिस हो जाती है, ठीक है, और वही है लिवर पूरा काम करना बंद कर देता है, ब्लीडिंग होने लगती है, कहीं से भी अपर जीआई ब्लीड होने लगती है। ये जो सीएलडी के साइन है वो अगर एक्यूट हेपेटाइटिस में आने लगे, मतलब पेशेंट लिवर का बिल्कुल ही काम करना बंद कर दिया हो, पेशेंट को असाइटिस हो गया हो, कहीं से भी ब्लीडिंग होने लगी हो, तब अपन को मानते हैं कि एक्यूट फल्मिनेंट हेपेटिक फेलियर हो गया है। रेड फ्लैग साइन अपन देख सकते हैं। रेड फ्लैग साइन मतलब कब आपको पेशेंट को बताना है कि किसकी कंडीशन हालत खराब हो सकती है। पहला, सीवियर एब्डोमेन पेन। दूसरा, डिस्टर्बेंस इन स्लीप पैटर्न। तीसरा, ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन। सीवियर रिकरेंट वॉमिटिंग इन स्पाइट ऑफ ट्रीटमेंट। पांचवा, डेवलपमेंट ऑफ एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड असाइटिस। तो आप जब भी आप ट्रीट कर रहे हो हमेशा उससे पूछते रहो सबसे पहला कि सीवियर एब्डोमिन पेन, तो अपन को बता ही देगा कि पेट दर्द कंटिन्यूसली कर ही रहा है, या फिर कंटिन्यूसली फीवर भी एक सीवियर साइन है। ये आपको पूछना पड़ेगा कि डिस्टर्बेंस ऑफ स्लीप पैटर्न होने दो। यहाँ पे जितने भी हेपेटाइटिस के पेशेंट अपन देखते हैं सबसे अपन यही पूछते हैं कि कुछ नींद अच्छे से आ रही है कि नहीं। नींद अच्छे से नहीं आना पहला साइन होता है हेपेटिक एनकेफेलोपैथी का। हेपेटिक एनकेफेलोपैथी की 4 स्टेज होती हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4। स्टेज 1 में जो होता है सिर्फ यही होता है, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है। स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है, आप उसका फ्लैपिंग ट्रेमर कराओगे तो फ्लैपिंग ट्रेमर थोड़े बहुत पॉजिटिव आ सकते हैं। स्टेज 2 में फ्लैपिंग ट्रेमर आएंगे। स्टेज 3 जो है इसमें डिसोरिएंटेड हो जाता है, ब्लैडर बॉवेल मतलब बाथरूम पेशाब भी कई बार नहीं बताता। स्टेज 4 में तो डीप कोमा में चला जाता है। तो अपन को स्टेज 1 और 2 पकड़ते आना चाहिए। अगर 1 और 2 आ रही हैं तो अपन को पेशेंट को अगर अपने पास व्यवस्था नहीं है तो हायर सेंटर पे रेफर कर दो। तो ये फ्लैपिंग ट्रेमर हर एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस के पेशेंट को आपको देखना है और उससे पूछते रहना है कि अगर कंटिन्यूसली अगर उसको बिलिरुबिन बढ़ रहा है, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है, तो हो सकता है पेशेंट एक्यूट मतलब हेपेटिक एनकेफेलोपैथी में डेवलप हो जाए। इस कंडीशन में सीरम अमोनिया लेवल कराना रहता है। सीरम अमोनिया लेवल कराओ, अगर सीरम अमोनिया लेवल बढ़ा है तो उसको हेपेटिक एनकेफेलोपैथी के हिसाब से ट्रीट करना रहता है। ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन भी एक्यूट लिवर फेलियर के साइन है। इसमें पीटी आईएनआर बढ़ जाता है लिवर फेलियर में, है ना। पीटी आईएनआर पता है ना, प्रोथ्रोम्बिन टाइम और इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशो, ये इसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके लिए फिर अगर ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन होता है तो फिर पेशेंट को फेस्ट फ्रोजन प्लाज्मा दिया जाता है, एफएफपी। इसमें भी विटामिन के का रोल डाउटफुल है कि ब्लीडिंग में विटामिन के टेनेक्सा से कुछ फायदा होना है कि नहीं होना, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा एफएफपी से ही होता है इसका। अगर ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन आ गया है तो पेशेंट को इसके अलावा फिर बहुत सारी अलग अलग मेडिकेशन है, सोमेटोस्टेटिन, टर्लीप्रेसिन, बहुत हायर स्टैंडर्ड्स की मेडिसिन अवेलेबल है जो कि एक्यूट फल्मिनेंट हेपेटिक फेलियर में देते हैं। सीवियर रिकरेंट वॉमिटिंग हो रही है और इन मतलब ट्रीटमेंट के बाद भी यूजुअली पेशेंट इनिशियली स्टेज में 1-2 डेज में तो प्रेजेंट करता ही है वॉमिटिंग के साथ, लेकिन अपन जैसे ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं उसको लिक्विड डाइट बोलते हैं, तो ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक होने लगता है। लेकिन अगर परसिस्टेंट उसको रिकरेंट वॉमिटिंग हो ही रही है, परसिस्टेंट लिवर एंजाइम डिरेंज हो रहे हैं, तो ये साइन है कि पेशेंट हेपेटिक एनकेफेलोपैथी में जा सकता है।
और ये तो उसको हो ही जाए कि एक्यूट पल्मोनरी लिवर फेलियर हो गया। एक्यूट पल्मोनरी लिवर फेलियर में मॉर्टिलिटी 50% तक है। अगर पेशेंट एक्यूट पल्मोनरी लिपेटिक फेलियर में चला गया है तो मॉर्टिलिटी बहुत ही मुश्किल है उसको बचा पाना। तो आप बेटर ये है कि आप रेड फ्लैग साइन को मॉनिटर करते रहो, समय रहते उसको पहले ही रेफर कर दो, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट है वो एक अच्छे लिवर सेंटर पे ही कराया जा सकता है। एक्यूट लिवर फेलियर का अपने आप लेवल नहीं है, ना तो अपने आप फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा लेवल है, ना तो सीरम अमोनिया लेवल होता है अपने यहाँ, ना इतनी अच्छी मॉनिटरिंग हो सकती है कि अपन कंटिन्यूसली उसको हेपेटिक एनकेफेलोपैथी का ट्रीटमेंट दे पाए। तो हेपेटिक एनकेफेलोपैथी का ट्रीटमेंट अपन अपने सेंटर पे नहीं करते हैं, बॉवेल वॉश कराना पड़ता है, कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करती रहना पड़ता है। इसमें बेस्ट है एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस 90% सेल्फ लिमिटिंग डिसीज है। 90% तक आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही देना है। पेशेंट को एक्सप्लेन करके रखना है कि ये जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे बढ़ेगी। आपको रेड फ्लैग साइन के मॉनिटर या तो उसको पेशेंट को बता के रखो, अटेंडेंट्स को बता के रखो, कभी भी वो अगर वो सीवियर वॉमिटिंग कंटिन्यूसली बता रहा है, फीवर और एब्डोमेन पेन कंटिन्यूसली हो रहा है, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है, या बिल्कुल भी कुछ नहीं खा पा रहा है, तो आप हमें तुरंत इन्फॉर्म करो। फिर आप लेवल चेक्स करो, अगर कंटिन्यूसली हेपेटिक एनकेफेलोपैथी में जा रहा है तो फिर रेफर कर दो, ठीक है, समय रहते हुए, है ना। डाइट का कितना रोल है सर? डाइट्स में इसमें ये है कि आप लिवर फेलियर हो गया है तो लिवर के कोई एंजाइम्स जा ही नहीं रहे हैं, बाइल जा ही नहीं रहा है, तो आपको सिर्फ उसको लिक्विड डाइट ही देनी है जितना हो सकता है ना। लिक्विड डाइट देते रहो, लिक्विड डाइट में सब कुछ दे सकते हैं। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट एडवाइस की जाती है कि उसमें ज्यादा आसानी से जो पचाने की जरूरत ना पड़ी हो। मीठा बोलते हैं कि मीठा खाओ, लेकिन उसका कोई ऐसे सिग्निफिकेंट रोल पता नहीं है।